अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा मौजू है, टॉपिक है, बहुत ही कॉमन है सोसाइटी के अंदर भी और ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड भी। स्ट्रोक, सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट, आम लुगत में हम इसको स्ट्रोक भी कहते हैं या ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं, ठीक है। और उर्दू में जो है फालिज कहते हैं, पैरालिसिस इंग्लिश में कहते हैं। तो मेन वजह जो फालिज की जो होती है वो फोकल लोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर ब्लड फ्लो पर्टिकुलर एरिया के अंदर रिड्यूस भी हो जाता है, और सेल जो आर्टरी जो होती है उसके अंदर बस्ट भी हो सकती है, ब्रेन हेमोरेज भी हो जाता है, जिसकी वजह से टूवर्ड द ब्रेन एरिया ऑक्सीजन जो है वो कम पहुंचती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है डिसफंक्शन हो जाता है उस एरिया का, जो उनसे भी सेरिब्रल आर्टरी या वर्टिब्रल आर्टरी के अंदर इस्कीमिया हुआ है या ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो मेन चीज़ ये है कि ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर ही ब्रेन हेमरेज होता है, जो लीडिंग काज है, जिसकी वजह से लोकल फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी आर्टरी के अंदर इस्कीमिया हुआ है या ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो उसकी वजह से कौन से साइड पर हुआ है, उसकी वजह से बॉडी में हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी भी इफेक्टेड हो सकती है, पैरालाइज हो सकती है, और चारों होल लिम्स भी हो सकते हैं, चारों लिम्स भी हो सकते हैं। और माइट भी ये है कि ऊपर फेस के ऊपर भी आ जाता है, बसा औकात पूरा हाथ जो है वो फालिज में मुब्तला हो जाता है, और बोलने टंग भी हाफ आ जाती है, बसा औकात पूरी भी आ जाती है। तो ये थोड़ा सा मुख्तसर सा मैंने बताया था कि फालिज के बारे में बताया था कि लोकल फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट हो जाता है। अच्छा, 3 टाइप्स के फालिज होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के हैं। नंबर 1 ब्रेन हेमरेज है, नंबर 2 स्टिमिक है, नंबर 3 जो है वो इस्कीमिया है। अच्छा, अगर हम बायोडेटा देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो है 1 लाख लोगों के अंदर 1 लाख लोगों के अंदर 250 लोगों को जो है स्ट्रोक होता है, 250 लोगों को स्ट्रोक होता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो है डिसेबिलिटी भी हो जाती है। अच्छा, इसमें जो मोर कॉमन है वो ब्रेन हेमरेज है। ब्रेन हेमरेज है, इसकी वजह एक ही है, हाइपरटेंशन, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ जाता है। ब्रेन हेमरेज में बहुत कम ऐसा होता है कि पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हुआ है और वो कोमे के अंदर चला गया है, कोमे की भी वो डीप सतह पे चला गया है, डीप कोमे के अंदर चला गया, जिसकी वजह से रिटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस 48 टू 72 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर नहीं आया तो फिर वो पेशेंट में हाई रेशो ऑफ मोर्टेलिटी का होता है, मरने की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्रेन हेमरेज के अंदर के कितना एरिया इन्वॉल्व हुआ है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि पाकिस्तान का, ये मैंने आपको बताया। दूसरे नंबर पे जो लीडिंग कॉज जो है, सबसे हाई रेशियो वर्ल्ड के अंदर जर्मनी के अंदर है। जर्मनी में सबसे ज़्यादा लोगों को जो है ब्रेन हेमरेज भी होता है, और साथ साथ में दूसरे नंबर पे स्कीमिया, तीसरे नंबर पे जो है TI है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है। इसी तरीके से सिमिलरली चाइना का में भी जो पॉपुलेशन रेशो है वही है, 1 लाख में जो है लगभग 250 लोगों को जो है वो स्ट्रोक होता है, ठीक है। तो इसमें जो मेन वजह है वो हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन के पीछे देखा जाता है कि प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन है या सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, उसके साथ डायबिटीज़ मेलाइटस भी है। और इसकी जो मेन वजह जो होने की होती है वो शरियानों के अंदर जो है फैटी एसिड की डिपोजिशन होती है, वो क्लॉट बन जाता है, जाके वो ब्लड प्रेशर के अंदर जाके सॉरी टू से शरियानों में जाके इम्पैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी बैलून की शेप की हो जाती है, वो बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। और इस्कीमिया में ये होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खून की जो फ्लो है टुवर्ड द एरिया ऑफ द ब्रेन वो रिड्यूस हो जाती है, मिनिमल हो जाती है, कम से कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो है वो सोजिश आ जाती है, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये मेन वजह होती है। और डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, ओबेसिटी जो है वो
बहुत इम्पोर्टेंट है। ओबेसिटी की वजह से ही हाइपरटेंशन होता है। फिर जो मोस्ट कॉमनली जो हाइपरटेंशन पाया जाता है, ठीक है, वो उसकी वजह से इस्कीमिया सॉरी स्ट्रोक होता है, वो एज मोर देन 60 टू 65 ईयर्स ओल्ड। इन लोगों में जो है बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है हाई, जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। और इसके अंदर जो है वही कि जो रिस्टोरेशन बहाली की जो रेशो है वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज के ऊपर। एज कैसी और पेशेंट की सेहत के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच पेशेंट इज़ अ हेल्दी। ठीक है, इस पे इसकी सतह पे जो है डॉक्टर जो है इवेल्युएट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, तो मेन वजह जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन जो है असेंशियल है या सेकेंडरी है। अच्छा, हार्ट डिजीज़ के अंदर भी जो है वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ के अंदर भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर प्राइमरी तो आइडियोपैथिक होता है जिसकी वजह नहीं है। सेकेंडरी के अंदर फिर रीनल काजेज मोस्ट कॉमन है, रीनल डिजीज़ है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, उसकी वजह से भी हो जाता है। मेटाबॉलिक काजेज भी हैं। फिर उसके अलावा जो है एंजाइटी का बड़ा रोल है। एंजाइटी की वजह से भी बसा औकात हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमिक अटैक भी हो सकता है और जो है वो हेमोरेजिक अटैक भी हो सकता है। और फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बास फैमिली के अंदर रन करता है ब्लड प्रेशर भी, उसी की वजह से जो है वो इसकी स्ट्रोक होता है, फालिज होता है। तो ये सारी जो अच्छा, अब अगर हम कंपेयर करें रूरल रूरल पॉपुलेशन के अंदर और अर्बन पॉपुलेशन के अंदर, अच्छा स्ट्रोक का जो रेशो है वो अर्बन पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा है और तरक्की याफ्ता कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है और तरक्की पजीर कंट्री के अंदर भी है, लेकिन रूरल एरियाज़ में कंपैरेटिवली बहुत कम है। अच्छा, मेल और फीमेल रेशो को देखा जाए तो मेल के अंदर जो है डोमिनेंट है, मेल रेशो में डोमिनेंट है और फीमेल रेशो जो है वो लेस डोमिनेंट है। अच्छा, यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक के, वो अलग हैं। और रूरल एरियाज़ के अंदर जो है फैमिली हिस्ट्री भी है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीज़ वगैरह कंपैरेटिवली कम है। रूरल अर्बन एरियाज़ में चूँकि लोगों को एंजाइटी बहुत होती है, बड़ी पॉपुलेशन होती है, ज़्यादातर लोग हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बिजनेस मैन जो है वो सोशल इकोनॉमिकल इशू, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और डिप्रेशन है इसकी, और डिप्रेशन में भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ये वजूहत है। अच्छा, इसमें यही होता है कि सिटी स्किन से देखा जाता है कि आया कि इस्कीमिया है या हेमरेजिक है। टीआईए तो आता नहीं है, वैसे ही पता चल जाता है पेशेंट की हिस्ट्री लेकर भी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से। फिर अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, इको करवाया जाता है, सॉरी टू से अल्ट्रासाउंड इको करवाया जाता है। उसके अंदर फिर मेटाबॉलिक चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर जो यूसी है, यूरिया क्रेटिनिन है। पहले से पेशेंट सीआरएफ का पेशेंट है तो उसमें बहुत हाई रिस्क फैक्टर होता है कि यूरिया देखा जाता है, ब्लड प्रेशर देखा जाता है। कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है उनको, या पेशेंट के अंदर फर्स्ट टाइम ही पे ब्लड प्रेशर का नून पेशेंट ब्लड प्रेशर का तो नहीं है, या फर्स्ट टाइम ही ब्लड प्रेशर हुआ हाई और जिसकी वजह से जो है वो इसके अंदर चला गया, स्ट्रोक के अंदर चला गया। ये तमाम चीज़ें इंफॉर्मेशन थी। तो उसमें कोई ख़ास रोल नहीं है कि जो पेशेंट, बहुत सारे लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं कि जिनको फालिज का अटैक हो जाता है। तो इसमें यही होता है कि रूटीन मेन है, जो गोल ऑफ ट्रीटमेंट एंड गोल ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ दी फालिज है, वो यही है कि पेशेंट की नर्सिंग केयर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। नर्सिंग केयर इंपॉर्टेंट है और रीश्योरेंस इंपॉर्टेंट है और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके अंदर चूँकि पोस्ट स्ट्रोक कोग्निटिव इम्पेयरमेंट भी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से लर्निंग स्किल पेशेंट के अंदर कम हो जाती है और साथ साथ में वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है कि अचानक से मेरे जिस्म ने काम करना छोड़ दिया, आधा जिस्म का हिस्सा मुतासिर हो गया और उसके अंदर जान नहीं रही, काम नहीं कर रहा है। तो उस वक्त जो है मॉरल सपोर्ट वेरी हाई, साइकोथेरेपी इज़ अ वेरी बुनियादी और तौर पे करनी चाहिए। साइकोथेरेपी साइकोलॉजिस्ट भी कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं जो अगर उनके अटेंडेंट होते हैं, रिलेटिव होते हैं। और साथ साथ में जो है फिजियोथेरेपी का भी एक अपना रोल है और प्रॉपर मेडिकेशन है इसके अंदर, और रूटीनली चेकअप फॉलोअप कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। एक पेशेंट को
फालिज हो गया है तो उसके अंदर एज का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर 40-42 साल 45 साल की एज है तो उसमें रिस्टोरेशन ऑफ वीकनेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जल्दी हो जाए। अगर एज और कोमॉर्बिडिटीज ज़्यादा हैं तो उसके अंदर रिस्टोरेशन ऑफ वीकनेस पार्ट जो अफेक्टेड पार्ट है वो कम हो जाते हैं। तो इस वजह से पेशेंट को, हमारा मकसद ये होता है कि दोबारा उसको अटैक ना हो। उसकी वजह से उसकी मेन थीम ये कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, अगर साथ में ज़ियाबतीस भी है, शुगर भी है तो उसको कंट्रोल करना, और साथ में उसका रूटीनली स्कैनिंग कराना बहुत ज़रूरी है, पीरियडिकली, ख़ास तौर पे हाफ ईयरली। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पेशेंट अगर आप किसी की भी फैमिली में फालिज हो गया है तो उसको आप घर पे भी ला के नर्सिंग केयर कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स को रूटीनली चेकअप कराएं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, शुगर को कंट्रोल रखें। अगर पेशेंट बहाल हो जाता है, वीकनेस उसकी बहाल हो जाती है, एज कम है, तो उनको चाहिए कि एक्सरसाइज करें, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना नहीं चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का जो पैरामीटर्स है वो नॉर्मल होने चाहिए, शुगर का पैरामीटर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर का पैरामीटर नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मली ये है कि ब्लड प्रेशर जो है 40 ईयर्स अबव है तो 140/90 होना चाहिए, उससे नीचे रहे। और 20 से 30 साल की एज है तो उसमें 120/180 रहे, 30 से 40 के अंदर जो है वो 130/80 रहे, और 45-50 के अंदर लेस देन 40 और 90 रहे। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर का अकॉर्डिंग टू एज मैंने आपको बताई है। तो इसमें बस यही है कि लोग परेशान हो जाते हैं, इधर उधर भागते हैं और गलत हाथों पे चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट सफ़र करता है। आपको वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, इसमें कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बहाली के अंदर 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट को सफ़र ना करवाएं। आप लोग पेशेंट को टाइम दें, तवज्जो दें, अटेंशन दें, प्रॉपर मेडिकेशन दें, टाइम टू टाइम दें, टाइम टू टाइम फॉलो अप करवाएं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसे पेशेंट, मैंने खुद ने अपनी 15 साल प्रैक्टिकल लाइफ में देखी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एज गए लेकिन उन्होंने 2 से 3 महीने में, 4 से 5 महीने में रिकवरी कर ली और चलना फिरना भी शुरू कर दिया। तो अच्छा, पेशेंट डिप्रेशन में चले जाता है, फैमिली भी तंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो नेगलेक्ट हो रहा होता है कि मुझे टाइम नहीं दे रहे, ठीक है, अटेंशन नहीं दे रहे, खासतौर पर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। यहाँ पे है कि ब्लड पे डिप्रेशन की दवाई की भी ज़रूरत पड़ जाती है कि ऐसे मरीजों को डिप्रेशन की एंटी डिप्रेसेंट देना पड़ता है। तो इस हवाले से ये मैंने आपको आगाही दी है और मालूमात दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी और बहुत सारे लोग जिनके फैमिली में फालिज के पेशेंट हैं उनको बड़ी मददगार साबित होगी। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिससे आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहेगी। तब तक के लिए डॉक्टर महमूद को खुदा हाफिज़ दीजिए।